हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 25 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कल हम लोगों ने पढ़ा था। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर, और इनको इस बार भारत रत्न भी मिला है। इसके अलावा पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। और पहला अंडर 19 आईसीसी महिला टी20, आईसीसी नहीं रहेगा यहाँ पर, महिला टी20 एशिया कप जीत लिया है भारत ने। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा आईएसएफआर की रिपोर्ट आई है जिसमें 1445 वर्ग किलोमीटर भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकुर को अभी संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और 2025 में आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। इसके अलावा वर्ल्ड मेडिटेशन विद गुरुदेव कार्यक्रम के तहत 85 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा होकर एक साथ मेडिटेशन किए और ये बनाए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसकी अध्यक्षता की थी श्री श्री रविशंकर जी ने। महाराष्ट्र की विधानसभा ने राज्य में जेल प्रणाली सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया है। द अनयील्डिंग जज, लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस एन ग्रोवर, इस पुस्तक का विमोचन किया है गौरी ग्रोवर ने। और भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर महाराष्ट्र में किया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। इनकी क्विज और पीडीएफ आपने डाउनलोड कर ली होगी एमजेटी ऐप से। नहीं डाउनलोड किए हो जाकर के डाउनलोड कर लेना, क्विज सॉल्व कर लेना, बिल्कुल फ्री में, कोई भी आपको इसके लिए चार्जेस नहीं देने हैं। अच्छा, एमजेटी ऐप पर साथियों आपको डिस्काउंट मिल रहा है आज के लिए। आखिरी दिन है आज। क्रिसमस का बिगेस्ट ऑफर 2 दिनों के लिए शुरू किया गया था, जिसमें 24 और 25 दिसंबर को शुरू किया गया था। तो एमजेटी कूपन कोड लगाने पर आपको 80 to 85% का डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो कोर्सेज पर 85% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें आपका संकल्प बैच करंट अफेयर का 149 में मिल रहा है, जीएस सफलता बैच भी 149 मिल रहा है और अर्जुन बैच भी 149 मिल रहा है। ई बुक्स पर भी ह्यूज डिस्काउंट किया गया है, बहुत ही ज्यादा कम हुआ है प्राइस। राफेल जीके स्टैटिक का 19 रुपए में मात्र, रेलवे साइंस मात्र 18 रुपए में, ब्रह्मोस मात्र 29 में, मंथली मात्र 5 रुपए में। तो इतना ह्यूज प्राइस ड्रॉप कभी और हुआ भी नहीं है। एक और जरूरी बात, संकल्प बैच पर दोस्तों कल आयोजन सम्मेलन की क्लास हुई है देर रात को। तो जितने लोगों ने संकल्प बैच ले रखा है फटाफट से जाकर के क्लास लो, और कई सारे और क्लासेस भी हैं, सारा देख डालो। अब आने वाले दिनों में डेली 2 से 3 क्लासेस उसमें होंगी और तेजी से खींच करके हम लोग वो कोर्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो संकल्प बैच वाले बिल्कुल अलर्ट हो जाइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी नेशनल कंज्यूमर डे प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट दिवस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेशनल कंज्यूमर राइट डे या नेशनल कंज्यूमर डे, तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम है वर्चुअल हियरिंग एंड डिजिटल एक्सेस टू कंज्यूमर जस्टिस। उपभोक्ता अधिकार दिवस क्यों मनाते हैं? देखो, मान लो कोई उपभोक्ता है, कोई कस्टमर है, वो किसी से कुछ खरीदता है सामान और उससे ठगा हुआ महसूस होता है, या फिर कभी वो फ्रॉडगिरी कर लेता है। जो बेचने वाला होता है, सेलर होता है, वो कुछ किसी भी प्रकार से फ्रॉडगिरी करता है, तो उसके लिए एक मंच होता है, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर वो अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए नेशनल कंज्यूमर फोरम बनाया गया है। आप लोग से भी अगर कभी भी कोई धोखाधड़ी होती है, कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ होता है जो लगता है आपको कि नहीं, आपका पैसा डूब गया या आपके साथ कुछ घाटा हुआ, कुछ भी हुआ ऐसा कुछ बड़े लेवल पर, तो आप नेशनल कंज्यूमर फोरम की वेबसाइट पर जाकर के क्लेम दर्ज करा सकते हैं और वहां पर आपको न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी और वहां से आपकी शिकायत का समाधान किया जाएगा। ये 1986 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की याद में मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 2000 से, सन 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, जैसे ये नेशनल कंज्यूमर राइट डे है, ऐसे ही दोस्तों वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है। ये 15 मार्च को मनाते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्योंकि दोनों दिवस मनाया जाता है तो कंफ्यूजन भी रहती है लोगों में, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अच्छा, भारत नए उपभोक्ता संरक्षण ऐप लॉन्च किया है 3, जागो ग्राहक, जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड। तो इन ऐप का या पोर्टल्स का भी आप मदद ले सकते हैं
अपने उपभोक्ता संरक्षण अधिकारों को लेकर। अब दिसंबर मंथ के महत्वपूर्ण दिवस यहाँ पर देख लीजिए, और जो लोग नए आए हैं वो लोग इसको रीडिंग लगा लेंगे वीडियो को पॉज करके। बाकी मैंने कल या परसों में इसका रिवीजन कराया था, तो आज मैं आगे बढ़ूंगा। किस स्पेस एजेंसी ने दिसंबर 2024 में स्पारडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की? तो स्पारडेक्स लॉन्च किया जाएगा अभी इसरो के द्वारा। इसरो ने घोषणा की, अपनी खुद वाली जो स्पेस एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन, इसने घोषणा की है कि स्पारडेक्स लॉन्च करेंगे, जिससे हम लोग 2 सैटेलाइट को स्पेस में डॉक कर सकें। डॉक मतलब एक प्रकार से मर्ज कर सकें 2 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में, बिना यहाँ से कोई भी ऐसा इक्विपमेंट एक्स्ट्रा भेजे। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है इसरो। तो इन स्पेस डॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। ये चौथा देश बन जाएगा स्पेस डॉकिंग तकनीकी हासिल करने वाला। बेसिकली ये जा करके 2 अलग अलग जो अंतरिक्ष यान उड़ रहे होंगे ना, जो सैटेलाइट उड़ रहे होंगे ना, उनको जा करके आपस में जोड़ देगा, डॉक कर देगा। ठीक है, तो ये WPT टेक्निक, डॉकिंग, ये सब के साथ ये लॉन्च किया जाएगा। WPT टेक्निक क्या है कि भौतिक कनेक्टर के बिना ही पावर ट्रांसफर सक्षम हो पाएगा। तो PSLV C601 की मदद से, ये रॉकेट का नाम है, इसकी मदद से लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। 470 किलोमीटर के ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया जाएगा, जो 55 डिग्री झुका हुआ होगा। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 15 अगस्त के दिन 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में किसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वी राम सुब्रमण्यम जी को। वी राम सुब्रमण्यम ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। इनको NHRC का चेयरमैन बनाया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है, इसको आप याद रखिएगा। ये नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्हें नियुक्त किया है। 3 वर्ष की कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक ये रहेंगे। ये अरुण कुमार मिश्रा जी का स्थान लेंगे और 2019 से 2023 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हैं। आपको पता है, होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में 34 जज होते हैं, जिसमें 33 नॉर्मल जज और 1 सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। ठीक है ना, इतना मैक्सिमम हो सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में। तो NHRC के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ये ह्यूमन राइट्स को लेकर के, ये भारत में जो भी ह्यूमन राइट्स को लेकर के चीजें होती हैं उनको ये देखता है, वकालत करता है और इंश्योर करता है ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा मिले और ह्यूमन राइट्स मजबूत रहे, कायम रहे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम बन गए हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, अभी मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बताया था। कब बताया था? 10 दिसंबर को। अगर आप यहाँ पर लिस्ट भी देखोगे तो यहाँ पर लिस्ट में भी दिवस वाले में आपको 10 दिसंबर मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है, इसको याद रखिएगा। थीम है आवर राइट आवर फ्यूचर राइट नाउ। ठीक है, इस बार की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, किसने विदेशों में दलित छात्रों के लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो दोस्तों, फॉरेन कंट्रीज में जो दलित छात्र हैं, जो दिल्ली से गए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना अभी शुरू की है अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने किस हैसियत से भाई? पूर्व CM की हैसियत से इनको ने, एक्चुअली में पूरा सही कहना गलत होगा अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर कहना होगा आतिशी मार लेना, क्योंकि आज के टाइम पर दिल्ली की CM आतिशी है ना। तो आतिशी ने एक प्रकार से, या कहें आम आदमी पार्टी सरकार ने लॉन्च किया है। तो इसमें सब लोग ही बैठे थे, है ना। ये अपने अवध ओझा गुरु जी भी दिख रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, ये जो की हैं, इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप की घोषणा की और दलित छात्रों को शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ये योजना। ठीक है ना, चलिए आगे। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी के लिए किस थीम की घोषणा की? तो आप जानते हो, गणतंत्र दिवस जब भी होता है तो उसमें झांकियां निकलती हैं। इसमें बहुत सारे मंत्रालयों की भी रहती हैं और बहुत सारे राज्यों की भी झांकियां रहती हैं। बहुत सारे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सभी राज्य पार्टिसिपेट कभी कभी नहीं करते हैं। पिछली बार जैसे संस्कृति मंत्रालय की झांकी जो थी, उसने जीता था खिताब।
भारत लोकतंत्र की जननी नाम की थीम से वो आधारित थी। इस बार रक्षा मंत्रालय ने अपना घोषणा किया है कि 2025 की झांकी हम भी निकालेंगे और इनकी थीम होगी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है ना? तो ये थीम के साथ यहाँ पर देखिए, ये थीम के साथ स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम के साथ ये लॉन्च करेंगे रिपब्लिक डे पर अपनी झांकी। इनके अलावा भी 15 राज्यों के शासित प्रदेश, 11 केंद्रीय मंत्रालय विभाग, ये सभी अपनी अपनी झांकियां निकालेंगे। अब देखना होगा कौन सी झांकी को इस बार अवार्ड मिलेगा। ध्यान रहे पिछली बार संस्कृति मंत्रालय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत लोकतंत्र की जननी, ये थीम वाली झांकी संस्कृति मंत्रालय की थी जिसने जीता था खिताब। और इस बार के लिए इंडोनेशिया की जो नए राष्ट्रपति बने हैं प्राबावो सुबियांतो, ये गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि भी बनेंगे। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना? अगला, अच्छा कमेंट करके मुझे बताओ 2024 के गणतंत्र दिवस के परेड में किसको बनाया गया था मुख्य अतिथि, मतलब किसको बुलाया गया था? किस राज्य को वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई? तो दोस्तों अभी मध्य प्रदेश को वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा 2025 के लिए वैश्विक गंतव्यों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, मध्य प्रदेश रिकॉग्नाइज एज द हार्ट ऑफ इंडिया फॉर द ग्लोबल एक्सप्लोरेशन इन 2025। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा ये जो कि अमेरिका का एक अखबार है या न्यूज एजेंसी कह सकते हो, उसके द्वारा वैश्विक गंतव्यों की लिस्ट में मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक धरोहर हैं, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी हैं, खजुराहो, पन्ना, बांधवगढ़, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और जो विश्व स्तरीय पर्यटन का स्थल आजकल बनी हुई है, इसीलिए इसको वैश्विक मान्यता यहाँ पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी दी हुई है। मध्य प्रदेश आया है, मध्य प्रदेश के बारे में देखो, भारत में मध्य में है मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। डॉक्टर मोहन यादव जी बीजेपी पार्टी से सीएम है, मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। भोजताल, साकेत सागर झील ये यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। यहाँ पर नेशनल पार्क सबसे ज्यादा है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी सबसे ज्यादा है। अभी 8वां टाइगर रिजर्व बना था ना, 8वां रातापानी, रातापानी जो है ये 8वां टाइगर रिजर्व बना था, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। माधव नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पन्ना, पेंच, कान्हा किसली, कुनो, कुनो भी है, ये सब भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना? कुनो नेशनल पार्क में चीते लाए गए हैं। चीते भारत में इकलौता यही नेशनल पार्क है जहां पर रहते हैं। इसके अलावा मटकी नृत्य, कर्मा नृत्य, तितली नृत्य, तानसेन नृत्य महोत्सव और इसके अलावा ग्वालियर में होता है ड्रोन मेला, ये सभी यहाँ पर प्रमुख मेले महोत्सव हैं। 55 जिले हैं, 230 विधानसभा में सीटें, लोकसभा में यहाँ से 29 और राज्यसभा में यहाँ से 11 सीट जाती है। अगला, हाल ही में एआईएम, नीति आयोग, यूएनडीपी और सिटी फाउंडेशन, इन सब ने मिलकर 2024-25 के लिए यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज का कौन-सा संस्करण का शुभारंभ किया? इन सब ने मिलकर यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है, जो कि संस्करण होगा 7वां। यहाँ पर देखिए आर्टिकल टाइप का है, नीति आयोग लॉन्चेस यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज, ठीक है? ये को लैब कुछ इस प्रकार से लिखा ही जा रहा है। तो ये यूथ कोलैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज है 2024 का, जो कि 7वां संस्करण है। इस बार की थीम रखी गई है इम्प्रूविंग एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड वेलफेयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और अपॉर्चुनिटी को ना सिर्फ क्रिएट करना बल्कि अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस उनको आसानी से मिल सके, ये भी इंश्योर करना, ये इस बार का उद्देश्य है। तो 2017 में इसे ग्लोबल लेवल पर लॉन्च किया गया था, 2019 में भारत में लॉन्च किया गया और अभी इसका 7वां संस्करण है, ठीक है? तो नीति आयोग के ही अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मिलकर के किया है। अगला, फरवरी 2025 में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करने की घोषणा किस देश ने की? तो दोस्तों नेपाल ने घोषणा की है कि फरवरी 2025 में ये एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू करेंगे। एचपीवी टीकाकरण, एचपीवी वैक्सीनेशन कैंपेन चला करके ये पूरे पूरे देश में, अपने नेपाल अपने पूरे देश में ये लॉन्च करेगा। ऐसा क्यों? जिससे गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से निपटा जा सके। इसमें 10 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु की 1.68 मिलियन लड़कियों को वैक्सीनेशन में हिस्सा बनाया जाएगा और इसमें स्कूल जाने वाली लड़कियां, स्कूल ना जाने वाली लड़कियां सभी शामिल हैं। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि स्कूल में जो जाने वाली लड़कियां हैं तो आसानी से ट्रैक हो पाएंगी, उनको आसानी से लगाया जा सकेगा, लेकिन बाकियों को खोजना पड़ेगा। नेपाल की बात करें तो राजधानी काठमांडू होती है, रामचंद्र पौडेल जी राष्ट्रपति हैं और नेपाली रुपया यहाँ पर मुद्रा है, ठीक है ना? और 15 दिवसीय अभियान चलाएंगे।
एचपीवी टीकाकरण के लिए। एचपीवी का फुल फॉर्म भी आपके दिमाग में आना चाहिए। एचपीवी का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। क्या? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से होता है, इसीलिए इसे एसटीआई कहते हैं। एसटीआई इसका कारण है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की क्षमता का विकास करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया? तो भारतीय वायुसेना ने भारत के जो रक्षा सचिव हैं, डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, इनकी अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो वायुसेना की क्षमता विकास का आकलन करेगी कि मतलब इंडियन एयरफोर्स को कितनी अभी और क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए आर्टिकल इंडिया टुडे का, डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर्म्स कमेटी टू एड्रेस शॉर्टेज इन एयरफोर्स। ये बहुत दिनों से मांग उठ रही है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कि भाई हमारी ताकत जो है आज के टाइम पर कंपेटेबल नहीं है। आप टू फ्रंट वार देख रहे हो, पाकिस्तान एक तरफ है, एक तरफ चाइना है, बांग्लादेश को भी ये लोग मिलाने की कोशिश कर ही रहे हैं। तो इंडियन एयरफोर्स का इसमें अहम रोल होने वाला है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास काफी शॉर्टेज चल रही है, और खास करके तब जब आप देखो मिग 21 को धीरे धीरे सिस्टमेटिकली ढंग से रिटायर किया जा रहा है, क्योंकि ये उड़ता ताबूत है कि ना जाने कितने पायलट की जान ले चुका है और बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, 60 के दशक का ये फाइटर जेट है। आज भी हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना फाइटर प्लेन है नहीं। आप सोचो कि अपने पास देखो 32 स्क्वाड्रन है अभी, है ना, इंडियन एयरफोर्स में, और टोटल नीड है 42 स्क्वाड्रन की। एक स्क्वाड्रन की मैं अगर बात करूं, एक स्क्वाड्रन में वैसे 24 के आसपास में 20 to 24 फाइटर जेट्स होते हैं। अब 32 स्क्वाड्रन है, लेकिन नीड है कितनी? 42 स्क्वाड्रन की। मतलब 10 यानी 240 कम से कम फाइटर जेट अभी कम ही है भारत के पास। और अभी एक डील हुई है, इस पर मैं वीडियो भी आपको बनाने वाला था। चाइना ने ये कहा है कि भाई 5G टेक्नोलॉजी वाला फाइटर जेट हम पाकिस्तान को देने जा रहे हैं, 40 वो भी। अब 40 फाइटर जेट 5G टेक्नोलॉजी वाला 5th जनरेशन का आ जाएगा, है ना। ये 5G आप जियो वाला मत समझना। 5th जनरेशन का फाइटर जेट अगर आ जाएगा पाकिस्तान के पास, और अपने पास अभी राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन का है, तो अभी अपने लोग, हम लोग पीछे ही रह जाएंगे। और अभी तो कोई आसपास डील भी नहीं नजर आ रही है कि कोई ऐसा फाइटर जेट हम लोग खरीद रहे हो 5G टेक्नोलॉजी वाला। तो इसलिए अभी बहुत ज़्यादा कमी है अपने इंडियन एयरफोर्स के लिए, और उसको समझना, सही टाइम पर ओवरकम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये समिट बैठाई गई है। इसमें डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी, डिफेंस मिनिस्ट्री, ये सब शामिल होंगे। अगला, हो सकेगा तो दिन में इस पर मैं आपको एक वीडियो दूंगा डिटेल से। किस पुरस्कार से सम्मानित दिग्गज फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल का निधन हो गया? तो दोस्तों, श्याम बेनेगल जी ये फिल्म निर्माता थे। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के, इन सभी से सम्मानित किया गया था। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। श्याम बेनेगल जी 18 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीत चुके थे। 1976 में इनको पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2005 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के से सम्मानित किए गए थे। ओके, तो अभी मुंबई में इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यहाँ पर कुछ और लिस्ट है जो भी पूर्व में निधन हुए हैं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के, उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हरियाणा के पूर्व सीएम, जो 5 बार सीएम रहे हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी, इनका निधन हो गया है। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हुआ, मशहूर तबला वादक थे। पुरुषोत्तम उपाध्याय जी गुजराती सुगम संगीत के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, इनका निधन हुआ। इसमें मैंने जो सम्मान मिले हुए हैं वो भी लिख रखे हैं, तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। जॉन टिसनवुड का निधन हुआ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में। वरदारा कमलाकर राव मृदंगम विद्वान थे, इनका निधन हुआ। पंडित राम नारायण जी सारंगी वादक थे, इनका निधन हुआ। शारदा सिन्हा जी मशहूर लोक गायिका, बिहार कोकिला, इनका निधन हुआ। कनक राजू गुसाडी लोक नर्तक थे, इनका निधन हुआ। और रोहिणी गोडबोले ये भौतिक वैज्ञानिक थे, इनका निधन हुआ। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते वीडियो कोर्स और ई बुक्स पर जो ऑफर चल रहे हैं इनका आप फायदा उठाइए। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर हुए हैं और इतना बड़ा प्राइस ड्रॉप अभी तक कभी नहीं हुआ है इन बैचेज में और इन ई बुक्स में। तो आप लोग जाकर के एमजेटी ऐप पर इसका फायदा उठाइए। एमजेटी ऐप पर जाओगे, वीडियो कोर्स में जाओगे तो वीडियो कोर्स मिल जाएगा, और ई बुक्स में जाओगे तो ई बुक्स मिलेगा। कूपन कोड में एमजेटी डालना है, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। और जगह जगह वहां पर लिखा भी गया है, और फिर भी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप पर आइकन पर क्लिक करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व ध्यान दिवस की थीम क्या थी? इनर पीस ग्लोबल हार्मोनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश में है।
आज आपको क्या बताना है, चौधरी चरण सिंह जी स्वतंत्र भारत के कौन सेवें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी बताइएगा। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।